जी समृद्ध मैम, बहुत हुई। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज इस सत्संग में भाग लेने वाले सभी मेरे दोस्तों को सादर प्रणाम। एनसीआर स्काई ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आत्मविश्लेषण का प्रथम अभ्यास, विचार का अन्वेषण, इसके बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। विचारों का मतलब क्या है, इसके बारे में सोचने पहले हमें महर्षि ने आत्मविश्लेषण में विचारों को पहले क्यों लिया, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो भी हो, पहले हमें आता है विचार। कुछ भी करने से पहले हमारे मन में विचार उभरता है। तो वो कहाँ से आता है, उसका मूल क्या है। हम देखें तो आध्यात्म में विचारों का मुख्य स्थान है। तो आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए विचारों का अन्वेषण बहुत जरूरी है। इसके लिए महर्षि ने हमें पहले विचारों का अन्वेषण, ये विषय हमें पहले दिया है। तो आत्मविश्लेषण में हमें विचारों का अन्वेषण ही मुख्य है। आत्मविश्लेषण के बारे में पहले सोचना चाहिए कि हम एक क्षण में, जो मानव है, मन में अनगिनत विचार उत्पन्न होते हैं। मानव के मन में हम लोग हर सेकंड में एक एक विचार सोचते रहते हैं। तो विचारों का मतलब जान लेना बहुत जरूरी है। हमें वो मतलब नहीं मालूम पड़ेगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो विचारों का मतलब मन से निकलने वाली लहरें, जो अनुवांशिक केंद्र में संग्रहित है। सभी कार्यों का संग्रह वहां होता है। तो जो हम जो सोचते हैं वो सभी हमारे अनुवांशिक केंद्र में स्टोर हुआ होता है। सभी कार्यों का संग्रह वहां ही होता है। यहीं पर ही जीवकंद शक्ति भी बनी रहती है। यहीं पर मन की लहरें विचार के रूप में बाहर निकलती है। तो जीवन में उभरने वाले जो हमारी जरूरतें हैं, उसका उसके समान जो बाहरी चीजें हैं, उनका संबंध होकर जो हमारे मन में उभरता है उसे हम विचार करते हैं। बाद में क्या होता है, उस अनुभव के रूप में हमारे मन में वो विचार रह जाते हैं। तो विचार जो है, मन से निकलने वाली एक लहर है। तो जीवन का बीजारोपण मन ही है। जो हम बोझते हैं वो सब मन में ही पहले जाता है। तो पहले विचार आता है। विचार क्या होता है, बाद में बोल में हम बोलते हैं और बाद में कार्य में बदलता है। मगर सभी विचार बोल में बदलते हैं? कभी कभार सब हम लोग हमारे मन में ही रख लेते हैं कई कई विचार, और बाद में क्या होता है, कार्य में बदलते हैं। मगर हम कई बार क्या करते हैं, सोचो अगर हम लोग रोज सोचते हैं कल से उठकर मैं ध्यान करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मन में बोलते हैं, लेकिन बाहर वो बोलते नहीं है और कार्य में भी नहीं आता कभी कभी। और कभी कभी करते हैं, हमारे घर वालों से बोलते हैं कल सुबह मैं सुबह उठ के ध्यान करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, बोलते हैं लेकिन सुबह उठते नहीं, कार्य भी नहीं करते। तो विचार है तो पहला उभरता है, लेकिन वो बोल में और कार्य में बदलने में कुछ वक्त लगता है। सभी विचार बोल और कार्य में नहीं बदलते। उसी प्रकार अगर हम देखें, मन में जो विचार उभरते हैं वो मन की लहरें हैं, उसे हम विचार करते हैं। तो जब हमें मन में एक बार सोचते हैं कि हमें क्या करना है, वो लहरों का संचलन है। तो जीवकांत की वह लहरें है, उस संचलन को ही हम मन कहते हैं। उसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं, सागर की लहरें। जैसे सागर की लहरें निकलती है,
मगर वो सागर के पानी में ही सीमित है। जैसे वैसे ही हमारे मन से जो लहरें निकलती है उसे विचार करते हैं। वो मन की लहरें है, वो हमारे विचारों तक ही सीमित रहती है, और बाहर निकल के हम लोग उसको सोचते हैं। वो एक हमारे मन में एक अनुभव के रूप में रह जाती है। हम अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का एक प्रतिबिंब हमारे आंखों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक गाय है, तो हम लोग गाय पहली बार देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों से प्रतीत होता है। वो एक चित्र के रूप में आंखों से प्रतीत होकर हमारे मस्तिष्क में जाके स्टोर होता है, आनुवंशिक केंद्र में जाके स्टोर होता है। और कुछ वो वो जो स्टोर होता है वो ओरिजिनल गाय नहीं, एक बिंब के रूप में अंदर जाते हैं। और कुछ दिन के बाद हम जब वो गाय के बारे में कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे सामने उस गाय की छवि आ जाती है। वहां पे ओरिजिनल गाय नहीं आती, मगर हमें यह क्या है, एक प्रतिबिंब के रूप में जो अनुभव मिला था, वह अनुभव एक चित्र के रूप में हमारे मन में प्रतीत हुआ है। तो हमने जब वो गाय देखी थी, उस वक्त जो प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में या हमारे आनुवंशिक केंद्र में स्टोर हुआ था, उसका प्रतिबिंब हमें दिखता है। तो क्या होता है, मन हमारे पहले क्या किया था, उसने स्टोर करके एक सुकूड़ कर वो छवि के रूप में हमारे मन में वो बसी थी। और बाद में जब हम गाय के बारे में सुनते हैं तो वो मन में विस्तृत होके हमें दिखाती है। तो मन के दो कार्य होते हैं, सिकुड़ कर रखना और विस्तृत करके दिखाना। मन एक जीवकांत की लहर थी जो हमारे पंच इंद्रियों में समाई होती है। अगर हम जरूरत के कारण कई इंद्रियों के बाहरी जग से हम लोग देखते हैं, तो हमारी इंद्रिय क्या है, त्वचा, जीभ, नाक, आंख, कान, ये पांच इंद्रिय है। इससे हम बाहर के वातावरण को महसूस करते हैं। इस पंच इंद्रियों से जो अनुभव मिलता है वह जीवकांत रूप में हमारे मस्तिष्क में, आनुवंशिक केंद्र में स्टोर होता है। बाद में हमें वो एक प्रतिबिंब के रूप में हमें दिखाई देता है। तो जरूरत के कारण इंद्रियों में जो स्टोर होता है वो बाद में हमें एक अनुभव के रूप में हमें दिखाई देता है। तो हमारा हर कार्य अनुवंशिक केंद्र से सिकुड़ कर एक कांत के रूप में स्टोर होता है, और बाद में वही विचार एक विचार के रूप में विस्तृत होता है। यहाँ पर हम देखें तो अगर फिर से एक जरूरत हो तो हमें एक गाय जैसे हमने देखी, तो वो गाय हम जब देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं काल, दूरी, मात्रा, गति। इस चार विषय को लेकर उसके अनुभव से हम गणना करते हैं और उसी से विचार उभरता है। मतलब एक विषय हम देख रहे हैं, अगर देखें तो हमारे सामने एक चीज है तो उसके बारे में हम चार विषय में उसे सोचते हैं, काल, दूरी, मात्रा, गति। और वो विचार अनुवंशिक केंद्र में जाकर मस्तिष्क में फैल इंद्रियों से कार्यरत होता है। जो स्टोर होता है वो इंद्रियों के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, त्वचा है, जो स्पर्श है, एक हवा चल रही है तो हमको पहले से अनुभव हो तो हम समझ सकते हैं वो कैसी हवा है। एक स्वाद है, समझो मिठाई खा रहे तो पहले से अनुभव हुआ हो, अनुवंशिक केंद्र में वो स्टोर हुआ है, तो हमको वैसे ही नाक, आंख, कान, कोई चीजें हम लोग देखते हैं या कोई गाना सुनते हैं तो हम लोग उसके बारे में सोचते हैं। तो सोचते वक्त हमारे सामने चार विषय आते हैं, काल, दूरी, मात्रा और गति, और वो स्टोर होके हमारे सामने आते हैं। तो हमारे हमने सोचा है अभी विचार क्या है, हमको मालूम हो गया। तो विचार दो प्रकार के होते हैं, एक सद्विचार और दुर्विचार। इसके बारे में सोचने से पहले हमें पंजीकरण मतलब छाप
इम्प्रिंट्स के बारे में सोचना है। अगर एक विचार उभरता है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके पहले हमें ये सोचना है कि विचार उभरता है तब एक भावना सामने आती है। इसके लिए अब हम उदाहरण ले सकते हैं। हम भूख लगी है, तो भूख एक भावना है जो हमें समझ में आती है। खाना खाने से पहले हमें बहुत देर तक हमने खाना नहीं खाया है, तो हमको भूख लगी है। तो भूख लगने के बाद हमको क्या सामने आता है, वो हमारी एक क्या जरूरी है, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश, खाली कोशिश करके सोचेंगे तो वो विचार रहेगा तो नहीं, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। क्या कार्य करना पड़ेगा? खाना घर में है कि देखना पड़ेगा, नहीं तो खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो खाना मंगवाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। बाद में क्या परिणाम होता है, हम लोग खाना खा लेते हैं। खाने के बाद वो उपभोग एक हमारे पास उपभोग के रूप में होता है, और बाद में वो अनुभव के रूप में हमारे सामने आता है। तो उपभोग में हम लोग वो एंजॉय करते हैं वो खाना, और अनुभव के रूप में हम लोग कैसे बोलते हैं, वो खाना अच्छा है या बुरा है, तीखा है, मीठा है, कुछ ना कुछ उसके बारे में हमारे पास एक अनुभव आ जाता है। तो एक विचार जब आता है तो पहले 7 चरणों में आता है, वो इंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम कार्य पंजीकरण कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने अभी खाने के बदले में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। अभी पढ़ना है, पढ़ने के लिए क्या करना है, कोशिश करनी है, किताब लेनी है, किताब उठा के उसको लिखना है या सोचना है, वो कार्यरित करनी है, उसका परिणाम देखना है, उसमें एंजॉयमेंट है। ऐसे ही बहुत सारे विचार हैं। हम लोग कहीं बाहर टूर जा रहे हैं, वहां को देख लिए, ऐसे वो पहले इंद्रियों में ये संचलन होता है। तो ये कार्य पंजीकरण कहते हैं। इससे हमें खाली कार्य के लिए होता है। बाद में क्या होता है, 3 चरणों में बदल जाता है, अनुसंधान में बदलता है। इससे क्या होता है, हमें एक रिजल्ट के रूप में लेना पड़ता है। ये जो है वो मस्तिष्क के संचलन में होती है। अब हम जो अनुभव मिला है उससे हम एक्सपेरिमेंट में लेके आते हैं। कैसे कि ये खाना जो था, कल खाया था, अभी हमने खाया है, वो अच्छा था, तो हम लोग कल भी बनाएंगे या कल भी मंगवाएंगे, अगली बार भी अच्छा रहेगा। अगर अच्छा नहीं है, उससे हमें कुछ तकलीफ हो रही है, तो ये खाना आज से हम लोग नहीं खाएंगे। और बाद में एक स्पष्टता आती है कि ये करना है या नहीं करना है। ये विचार जो हमें आया था वो हमने कार्यरित किया है, इससे हमें ये आगे करना है या नहीं करना है, ये स्पष्टता मिलने के बाद हम निष्कर्ष पे आ जाएंगे कि ये जो विचार है हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है या सेहत के लिए अच्छा है। ऐसा लेके हम लोग आगे के 3 चरणों में चले जाते हैं, जो मस्तिष्क के संचलन में ज्ञान के रूप में आके एक जागरूकता हमारे सामने आती है। अवेयरनेस रह जाता है कि ये विचार अच्छा है या बुरा है। तो अच्छा है या बुरा है, ये सोचने के लिए हमें 10 चरणों में आना पड़ता है। जो 7 चरण है वो इंद्रियों से जुड़े हुए रहते हैं। जो हम अगर उसमें हमको अनुभव नहीं मिलेगा तो अगले 3 चरणों में जाके हमें उससे फायदा नहीं मिलेगा। पहले 7 चरणों में हमें एक अनुभव लेना है कि ये चीज कैसी करनी है, करने के बाद उसका अनुभव कैसा है, और बाद में अगले 3 चरणों में इसमें निष्कर्ष में आना है। हमें हमें इसमें रिजल्ट लेना है कि ये विचार हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो ये 10 कारण के सिवाय हमें विचार के बारे में अच्छा या बुरा समझ में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसकी गणना करते हैं। पहले ही हमने देखा काल, दूरी और स्थूलता, इसके बारे में हमने देखा है। तो काल, दूरी और स्थूलता, अगर हम एक उदाहरण देते हैं कि ये गणना कैसी है। हम किसी दुकान में जाते हैं तो क्या करते हैं, अगर एक छुट्टे पैसे देते हैं तो गिन कर देखते हैं। हम पहले क्या करते हैं, उसे गिनते हैं। उसी प्रकार हम अपने विचारों को गिनना चाहते हैं।
जैसे हमने देखा, एक ताजमहल का उदाहरण ले सकते हैं। ताजमहल कैसे है, उसके बारे में हम सोच रहे, समझो किसी ने ताजमहल ऐसी बात कही तो हम लोग भाई क्या देखेंगे, ताजमहल कहाँ है, काल कब बनाया गया है, उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ से ताजमहल कितनी दूर है, उसके ताजमहल कितना बड़ा है, इसके बारे में सोचेंगे। अगर हमको ताजमहल देखना है तो यहाँ से वहां जाने के लिए कितना वक्त लगेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग सोच के अनुमान में आ जाते हैं, और बाद में फिर गिनती एक कैलकुलेशन में आके वही हमारे एक विचार के रूप में, मन के संचलन के रूप में सामने आता है। उसी प्रकार हम एक सिनेमा ले सकते हैं, एक गाना ले सकते हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में। अगर हमारे सामने एकदम से मगरमच्छ के बारे में किसी ने बोल दिया तो हमारे सामने मगरमच्छ का एक अच्छे से एक तस्वीर, एक बिंब आ जाएगा, और हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, हाँ मगरमच्छ ऐसे ही थे, ऐसे ड्रेस करते थे, उनको इनकी छवि ऐसी थी। वो विचार हमारे सामने आ जाता है। तो हम लोग गणना करते हैं कि मन में वो प्रतीत हुआ हुआ आता है, और वो एक विचार के रूप में हमारे मन में आता है। तो एक मन एक निरंतर प्रक्रिया है। हम सोते समय या कोमा में जब जो विचार आते हैं तो उनके विचार नहीं आते, हमें सोते समय विचार नहीं आते। अगर कोई कोमा में है तो उसके विचार नहीं आते। मगर उसमें हमने अभी देखा कि 10 चरण में हमें विचार आते हैं। उसमें आते हैं अच्छे विचार और बुरे विचार। तो दुर्विचार में हम लोग देख सकते हैं लोभ, क्रोध, असीम लगाव, अनमेल यौन आकर्षण, उच्च नीच भावना और प्रवंच। ये सब आनुवंशिक केंद्र से मस्तिष्क में फैलकर इंद्रियों को कार्यरत करते हैं, वही हमारे ब्रेन में स्टोर हुए होते हैं। जो बाह्य घटनाएं हैं वो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में विस्तृत करके हमें दिखाती है। जो पहले से अनुभव हुआ है वो सिकुड़ कर है और बाद में आती है। वही बाह्य घटना वस्तुओं से संपर्क आकर पूर्व अनुभव से तुलना करके हम लोग आंकते हैं। उसी में हमको ये विचार आते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं दुर्विचार और सदविचार। तो लोभ, लोभ जो है क्या है, किसी भी एक चीज पर हमें आकर्षण रहना। ये हमें चीज चाहिए, वो दूसरों को चाहिए नहीं चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है या नहीं है, इसके बारे में मुझे सोचना नहीं आता। मुझे वो चीज चाहिए, उस पर मुझे लोभ है, इसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो एक लोभ के रूप में हमारे मन में वो विचार आता है। बाद में है क्रोध। दूसरों पर हम लोग क्रोध करते हैं। कब क्रोध आता है, जब हमें हमारी कामना पूरी नहीं होती, कुछ न कुछ कमी दिखती है। हम जो सोचते हैं हमारे जैसा दूसरा नहीं सोचता है, तो हमें क्रोध आता है। बाद में आता है असीम लगाव। लोभ के जैसे ही असीम लगाव रहता है, किसी एक चीज पर इतना लगाव रहता है कि हम लोग वो चीज पाने के लिए किसी भी स्टेज पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमें वो चीज हम लोग देख सकते हैं, किसी बुरी बारे में नहीं करेंगे, अच्छे भी हो सकते हैं। अगर मुझे मुझे हेल्थ कॉन्शियस है तो वो भी एक असीम लगाव है। मुझे किसी के बारे में जो प्यार है वो भी असीम लगाव है। किसी ने मुझे एक चीज प्रेजेंट दी है, गिफ्ट की है, तो उस चीज के बारे में भी मुझे असीम लगाव है। तो असीम लगाव बुरा है ऐसा नहीं, उसे अच्छा भी है। लेकिन वो चीज अगर किसी जगह पर हम लोग वो विचार, अगर हमें उस वक्त नहीं चाहिए तो उस विचार को हमको छोड़ना भी चाहिए। ऐसे असीम लगाव हमारे पास है। बुरी आदतें, बड़े बहुत सारी बुरी आदतें एक असीम लगाव के रूप में है। अनमेल यौन आकर्षण, जो स्त्री या पुरुष हमारे साथ हमारे हम आकर्षित करते हैं, वो उसका हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो भी अनमेल यौन आकर्षण है। बाद में उच्च नीच भावना, किसी को ऊंच नीच देखना, किसी वस्तु को ऊंच नीच देखना,
जब जहाँ हम रहते हैं उस जगह को ऊंच नीच देखना, ऐसी बहुत सारी वस्तु है, विचार है जो हमारे मन में ऊंच नीच भावना के रूप में आते हैं। बाद में है प्रपंच। जब हमें कुछ वस्तु नहीं मिलती तो हम लोग उसके लिए एक व्यंजन के रूप में हमारे मन में आता है, प्रतिशोध के रूप में आता है। अगर मुझे वो चीज अभी नहीं मिली तो कल लेने के लिए मैं उसके लिए एक प्रतिशोध लूंगा, एक प्रवंच के रूप में हमारे सामने आती है। तो मनुष्य जब देखता है तो कई विचार उसके मन में दुर्विचार के रूप में आते हैं। मगर खाली दुर्विचार ही आते हैं नहीं, सद्विचार भी आते हैं जब हमारी मनस्थिति विस्तृत रूप में होती है। जब हमारे दुर्विचार कब आते हैं, हमें मन संकीर्ण स्थिति में होते हैं तभी दुर्विचार आते हैं, और विस्तृत रूप में होती है तब हमें सर्वोच्च विचार आते हैं। तब मन पहले होता है समृद्ध मन। लोभ जो होता है वो समृद्ध मन में मिल जाता है। जो मुझे मिला है वो बहुत है, बहुत सारा भगवान ने मुझे दिया है, इससे अच्छा जीवन मुझे मिल नहीं सकता, ऐसे सोचने से समृद्ध मन होता है। सहिष्णुता क्रोध के अपोजिट में आता है। सहिष्णुता में हम लोग देखते हैं कि जो भी हो जाए अच्छे के लिए हो रहे हैं। मुझे आज जो भी मैं हूँ उसका कारण कल के किए मेरे अच्छे कार्य है, इसके लिए मैं एक सहिष्णुता के रूप में मैं अपने आप को रख सकता हूँ। बाद में है उदारता। उदारता मतलब है असीम लगाव के ऊपर उदारता। अच्छा, जो चीज मुझे बहुत असीम लगाव में है लेकिन उनको भी जरूरत है, मैं रख कर क्या करूंगा, तो वो चीज मैं दूसरों को दे दूं तो उसको उदारता कहते हैं। यौनशीलता। यौनशीलता मुझे, मेरे लिए भगवान ने जो जोड़ी दी है उसके साथ मेरा जीवन बिताए, इसको यौनशीलता कहते हैं। किसी दूसरे यौन के साथ आकर्षण न करके अपने पार्टनर के साथ रह के खुश रहना यौनशीलता है। बाद में पूर्ण समानता। पूर्ण समानता ऊंच नीच भावना के अपोजिट में आता है। हम लोग सभी को एक समान देखना शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो अंदर की भावना है वो किसी को ऊंचा या नीचा न दिखाकर मैं और तुम एक है, ऐसी हम लोग देखते हैं। एक ही भगवान से, एक ही इस सृष्टि में हम लोग पले बड़े हैं तो हम लोग सब समान हैं। बाद में है क्षमा। जो हुआ सो हुआ, इसके बारे में सोचकर आगे क्या करना है। हम जो उन्होंने किया उसके लिए हम उनको क्षमा कर दे तो हमारे हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। प्रतिशोध लेकर आगे जाके कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे सर्वोच्च विचार है। जो सर्वोच्च विचार है उसमें हम लोग देखें तो हम लोग ध्यान करेंगे तो समृद्ध मन, सहिष्णुता, उदारता, यौनशीलता, पूर्ण समानता, क्षमा अपने आप में आ जाएंगे। तो धैर्य ध्यान करने पर भी हमें ये सब सर्वोच्च गुण आगे से आ सकते हैं। तो हमें आगे है विचार उठने के कारण देखने। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि ये विचार जो है वो उठने से पहले हमें हमारे मन में देखते हैं एक विचार जो है वो एक अभिनय, निर्देशक, कथा, वार्तालाप, दर्शक, दर्शित व्यक्ति, इसमें सभी होते हैं। यह एक कल्पना होती है। उस विचार की उन्नति पर उस विचार का स्तर बना रहता है। तो पहले हमें अपने विचारों को समझना है, अपने विचारों को ही नियंत्रित लाना है। अगर हमारे विचार सद्विचार हैं तो हमारे कार्य में उन्नति लाते हैं, और वो ही दुर्विचार हो तो हमारे कार्य में बाधा लाता है। यह विचार हमें एक ही ओर सीमित रहकर वह अनुवंशिक केंद्र के द्वारा हमारे बच्चों के पाप पुण्य में भी मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने विचारों को, अपने बच्चों के भविष्य को सोचकर अच्छे विचारों को सोचना चाहिए। अच्छे विचार जब हमारे मन में आते हैं तो हम लोग
जो अनावश्यक विचार है उसको छोड़ देते हैं। उससे ही हमारे गुण भी सर्वोच्च गुण बन जाते हैं। यही हमारे अन्वेषण विचारों का अन्वेषण का मुख्य कारण है। विचारों का अन्वेषण करने के लिए हमें उन विचारों के कारण को ढूंढना है। महर्षि ने इसके लिए हमें 6 कारण बताए हैं। तो उस कारण के बारे में हम लोग अभी देखते हैं, आवश्यकता के कारण आने वाले विचार। तो हम लोग यहाँ देखते हैं आवश्यकता के कारण। पहले आवश्यकता हमारी क्या है? कपड़ा, मकान, खाना, कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान हम लोग कह सकते हैं। तो पहले खाना चाहिए। जीवन में जीना है तो खाना चाहिए हमें। रहने के लिए एक शेल्टर चाहिए। इसी हमारी पहली आवश्यकता है। खाने के बिना हम लोग जी नहीं सकते, इसके लिए। और इस दुनिया में वातावरण के कारण जो बदलाव आते हैं उसको बचने के लिए हमको एक शेल्टर चाहिए। ये हमारी पहली आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता के अनुसार हमें हमारे विचार रखने होंगे। इसके लिए जो सोचे वो मेरी आवश्यकता है ऐसा नहीं है। जो मुख्य आवश्यकता है उसके बारे में सोचकर हमें हमारे विचार आने चाहिए। नहीं तो मुझे रहने के लिए ऐसा बहुत बड़ा लग्जरी घर चाहिए, खाने के लिए मैं 5 स्टार खाना खाऊंगा, ये आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता 3 वक्त का खाना, रहने के लिए एक जगह और बाकी सब जो आवश्यकता है हमारे है उसके लिए हमें पहला विचार हमारा रहता है। उसके बाद आते हैं आदत। आदत के बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। अगर न्यूज़पेपर सुबह आने में देर हो जाती है तो उस कारण हमें क्या होता है, एक अचानक से एक विचार आता है, आज सुबह न्यूज़पेपर देर से आया है, अभी मुझे पढ़ना है। ऐसे करके आदत से, ये चाय पीने की आदत है तो उस वक्त सुबह 7 बजे हमें अचानक से एक विचार आ जाता है, हमें चाय पीने का वक्त हो गया है। कुछ कार्य हमारे रोज के रूटीन में रहते हैं, वो वक्त हो जाए तो हमें वो आदत के कारण वो विचार हमारे सामने आते हैं। बाद में परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब जो हम लोग जहाँ पे हम लोग गए हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि किसी के घर गए हैं तो उनका चाय पीने का वक्त है, मगर हम लोग उस वक्त चाय नहीं पीते हैं, या खाना खाने का वक्त है। हम लोग खाना खा कर आए हैं, मगर वो लोग क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा खा लीजिए या थोड़ा सा चाय पी लीजिए ऐसा कहते हैं। तो हम लोग को परिस्थिति के कारण वो करते हैं। उसी में हम लोग देख रहे हैं कि आड़ीआर में हम लोग गए हैं, वहां पे सब लोग ध्यान कर रहे हैं तो हम लोग उस वक्त ध्यान करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। ये हमारे परिस्थिति के कारण, जो हम लोग वहां पे जाने के बाद हमें वो उस परिस्थिति के कारण, उस स्थिति के कारण हमारे अंदर वो विचार आते हैं। बाद में है दूसरों की प्रेरणा। दूसरों की प्रेरणा मतलब हम लोग वो सोचते नहीं है, लेकिन दूसरों के विचार इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम पर, हमारे मन में वो हावी होते हैं और उसके कारण हमारे हमारे विचार उभरते हैं। जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाते वक्त हम लोग सोचते कि यही लेना है। जैसे सुपर मार्केट में अभी तो बहुत सारा हो रहा है, हम लोग लेने के लिए जो जाते हैं उससे ज्यादा सामान लेके आते हैं, क्योंकि वहां के जो लहरें हैं वो कैसी है, स्ट्रांग है। जो आए वो ज्यादा से ज्यादा खरीद के लेके जाए। तो हमारा मन आकर्षित करने के लिए भी वो बहुत सारी चीजें बाहर रखते हैं, वो हम लोग लेके आते हैं। तो दूसरों की प्रेरणा के कारण हमें कहते हैं ये विचार आते हैं। जैसे कि दूसरों के प्रेरणा के कारण हमें अच्छी आदतें भी आ सकती हैं, कि वो लोग हमको प्रेरणा देते हैं, तुम लोग अच्छा एक्सरसाइज करो या अच्छा खाना खाओ, अ, अच्छी जगह पे जाओ। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है और वो लोग हम वो कार्य करते हैं। वो हमारा विचार नहीं रहता, मगर हम लोग वो कार्य करते हैं। बाद में है आनुवंशिक गठन। आनुवंशिक गठन में हम लोग देखते हैं कि जो हमने देखा, जो विचार है पहले स्टोर हो जाता है आनुवंशिक केंद्र में। तो आनुवंशिक केंद्र कहाँ से आता है, हमारे पूर्वजों से आता है। तो पूर्वजों के विचार है वो हमारे संचित कर्म है। तो संचित कर्म से हमारे मन में जो उभरते हैं वो हमारे पूर्वजों के
जो विचार है वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे कि अच्छे कार्य के लिए हम लोग देखते हैं कि बाहर के लोगों से अच्छे से बात करना, उनके लिए अच्छे कार्य करना, ऐसा हो सकते हैं, अच्छी आदतें हमारे अंदर रहती है। और बुरे में देखे तो कई व्यसन हैं जो हमारे पूर्वजों के रहती है, वो हमारे पास आ सकते हैं। जैसे बीड़ी सिगरेट वगैरह, और व्यसन, जैसे बहुत सारे व्यसन हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें आते हैं। कुछ दिन के लिए छोटे रहते हैं तो हमको वो आदत नहीं रहती, लेकिन जब बड़े होते हैं तो वो अनुवंशिक केंद्र से हमारे अंदर कार्य करके, हमारे जो सेल्स है कोशिकाओं में जाके कार्यरत होके हमारे अंदर काम करते हैं, और वो कार्य हम लोग करना चालू करते हैं। इसे हम अनुवंशिक गठन कहते हैं। कभी कभार हम देखते हैं हम अपने माता पिता के जैसे ही व्यवहार करते हैं, ये भी एक अनुवंशिक गठन है। बाद में है देवत्व। देवत्व ये विचार जो है वो सीमित नहीं है, यूनिवर्सल थॉट कहते हैं इसको। ये विचार जो लोगों को के कई लोगों के मेल से बना होता है। बहुत सारे लोग एक विचार बार बार सोचते हैं, इस कारण ये विचार हमारे अंदर, जैसे सब लोग सोचते हैं विश्व समाधान, जो विश्व शांति है, इसके लिए हम लोग बार बार सोचते हैं। इसके कारण जो दैवत्व विचार है, वैसे ही किसी गांव में किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इसके बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो वो दैवत्व विचार है, वो यूनिवर्सल है, जो बहुत सारे लोग सोचते हैं, वही एक दैवत्व विचार है। वो किसी एक व्यक्ति के सहायता से वो बाहर निकलते हैं और वो कार्यरत होता है, वो देवत्व है। तो इसके लिए हमें अभी हमने देखे 4 कारण देखे, इसके लिए एक चार्ट बनाकर हमको रखना है। चार्ट बनाकर उसमें पहले एक नंबर क्रम संख्या लिख के कौन सा विचार हमें बार बार आता है, इसके बारे में हमें सोचना है। और बाद में वो क्यों आता है, आवश्यकता के कारण आता है, आदत के कारण, परिस्थिति के कारण, दूसरों की प्रेरणा के कारण, या आनुवंशिक घटन देव, इस 6 कारण में किस कारण आता है उस पर टिक लगानी है। उस पर टिक लगा के हमको उसका परिणाम सोचना है। अगर ये सोच जो है, जो विचार है, कार्यरत होने से उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, लाभदायक या हानिकारक, वो मेरे लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी सोचना है। अगर एक विचार जो उभरता है उस कारण मुझे या दूसरों को अभी या बाद में किसी परिस्थिति में लाभदायक हो तो वो अच्छा है, अच्छा विचार है। अगर हानिकारक है तो बुरा विचार है। तो हमको बाद में निष्कर्ष में आना है। क्या निष्कर्ष लेना है? अगर वो मुझे या दूसरों को लाभदायक है तो ये अच्छा विचार है, मैं आगे जाकर ये विचार करूंगा, कार्यरत करूंगा। और हानिकारक है तो इसके बाद ये कार्य मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा, ये छोड़ दूंगा, ऐसा करके निष्कर्ष हमें लेना है। और एक संकल्प करके आगे से जाकर मैं बुरे कार्यों के लिए मेरे विचार दुर्विचार के पास नहीं जाएंगे। इसके बारे में एक एक विचार को लेकर हमको सोचना है। सोचने से पहले, विचार को सोचने से पहले हमें क्या करना है? पहले ध्यानस्थ होना है, मन को शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही बैठ जाएंगे तो हमें विचार तो नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ आएंगे, लेकिन जो हमारे अंत अंतर मन में है वो विचार बाहर नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमको ध्यानस्थ होना है, एक अच्छे से एक दूरिय ध्यान करना है। दूरिय ध्यान करने के बाद में हमें जो विचार बार बार आते हैं उसके बारे में सोचना है, और बाद में ये 6 कारणों को सोचकर उसका परिणाम सोचकर निष्कर्ष पर आना है। तो पहले बैठेंगे तो इतने विचार तो नहीं आएंगे। तो हमें ये रोज आदत करनी है। सुबह से उठकर शाम तक जो विचार मुझे रोज रोज आते हैं, बार बार आते हैं, उसके बारे में रात में बैठकर सोने से पहले हम लोग विचार अन्वेषण कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग मौन जो है उसमें शामिल होके हम लोग ये विचार अन्वेषण कर सकते हैं।
तो एक चार्ट बनाकर हमारे पास रह जाए तो अच्छा है। नहीं तो हमें ये 6 कारण मालूम है, तो एक विचार मन में आता है तो ये 6 कारण के बारे में सोच के उसका परिणाम समझ के निष्कर्ष पर हम लोग आ सकते हैं। तो हमें हमारे विचार सोचने के लिए विचार को हमको जो कारण है समझ में आए। तो अगर हमारे विचार कैसे होने चाहिए, एक उसको और फोर्स नहीं चाहिए, उसको सोचने की शक्ति चाहिए। विवेक और विवेक से हमारे विचार रहेंगे, तभी हमारा विचार शांति में रहेगा। वही विचार हमारे मन को शांति देंगे। नहीं तो बार बार एक ही बात से बार बार सोच के करते रहेंगे और उसका रिजल्ट भी नहीं अच्छे रहेगा। इसके लिए जो विचार आते हैं उसमें वेग और विवेक रहना चाहिए, तभी हमारे विचार शांति से हमारे पास आएंगे। और बाद में जो हम बोलते हैं वही, जो सोचते हैं वही बोलना चाहिए, और जो बोलते हैं वही करना चाहिए। इसी में सभी की अच्छाई है। तो सोच बोल कार्य सभी को अच्छाई ही दे। विचार पर कार्य कर, कार्यों पर सोच। जो विचार है उस पर कार्य होना चाहिए, वो विचार ही मन में आना चाहिए। नहीं तो वो खाली विचार करके हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बार सोचते हैं और छोड़ देते हैं, उससे कोई हमारे पास परिणाम निष्कर्ष नहीं आ सकता। और जो कार्य हो सकता है उसी पर सोच। खाली मैं भी सोच लूं आज मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा सोचने से कोई बात नहीं। जो कार्य हमारे से हो सकता है उसी पर सोच सकते हैं। तो सोच बोल कार्य सभी को अच्छा ही दे। विचारों पर कार्य कर, कार्यों पर सोच। ये करके हमें हमारे विचारों को सद्गुणों में बदलना है। तो हमारे जो विचार हैं, हमने देखा कि हमारे पास जो गणना करते हैं, वो गणना करके हमें सद्गुण और दुर्गुण को समझना है। और सद्गुण और दुर्गुण समझने के लिए हमको चार्ट का हमें चार्ट को हमें देखना है, वो क्यों आते हैं, वो क्यों उभरते हैं, इसके बारे में सोचकर एक निष्कर्ष में आकर हमारे विचारों को आगे बढ़ाना है। अगर हम विचारों पर ही बहुत सारा आत्मविश्लेषण करेंगे तो आगे जाकर जो महर्षि ने आगे के जो आत्मविश्लेषण दिए हैं उस पर हम अच्छे से सही ढंग से हम लोग रिजल्ट ले आ सकते हैं। इसके लिए विचारों का अन्वेषण जो महर्षि ने बताया है उसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। तो आज से आप लोग शुरू करेंगे एक चार्ट बनाकर, विचारों पर अन्वेषण करके हम लोग अपने विचारों को सद्गुण में बदलने के लिए मदद करेंगे। आज इस विचारों के अन्वेषण के बारे में आत्मविश्लेषण के प्रथम पाठ के लिए मुझे इस अपने विचार प्रकट करने के लिए जो अवसर स्काई ट्रस्ट ने दिया है, एनसीआर स्काई ट्रस्ट ने दिया है, इसके लिए मैं उनके आभारी हूँ। आप सभी को मेरा धन्यवाद। जिए समृद्ध। ஜிஏ சம்ரத், வாழ்க வளமுடன் மேம்.